everyone. In today's lecture, we'll discuss about biomolecule, a very important chapter of class 11th. Now, before we study about these biomolecules, if we are comparing the sample of earth crust and a sample of living tissue, in both the samples, what we'll see that all the elements that are present in earth crust sample, they are also present in the sample of living tissue. यानी कि अर्थ क्रस्ट के सैम्पल में और लिविंग टिश्यू के सैम्पल में दोनों में हमें सारे एलिमेंट्स सेम मिलेंगे. Now what is the exception? Where are the changes happening? Only there is abundance of carbon and hydrogen in living organism. Living organism की body में carbon और hydrogen abundance में होगा. And another element is there, that is silicon, जो कि earth crust में तो proper amount में present होगा, but living organism की body में it's negligible. So we need to know that all the elements present in the sample of earth crust are also present in the sample of living tissue, whereas there is abundance of carbon and hydrogen in human body, that is living body, and silicon का जो comparison है वो थोड़ा सा different हो जाता है, because silicon is 27.7% in earth crust, whereas in human body it's negligible. Now, how much is carbon in earth crust? It's 0.03 and it's 18.5% in human body, whereas hydrogen it's 0.14 in earth crust, whereas human body में 0.5% है. So this is how they are differing. Now, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हमें लिविंग टिश्यू से मिलते हैं, वी कॉल देम बायोमोलिक्यूल्स. एंड इन बायोमोलिक्यूल्स को हम दो कैटेगरीज में, ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज़ द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन एंड द अदर वन इज़ द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. नाउ एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन एंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ये हम डिसाइड कैसे करते हैं? वी टेक अ लिविंग टिश्यू एंड दिस लिविंग टिश्यू कैन बी a liver or an animal liver or a leaf or a vegetable, anything like that. And अगर हम उस living tissue को grind करते हैं, we start grinding it in trichloroacetic acid using a mortar and a pestle. mortar और pestle को use करके if we start grinding that living tissue in trichloroacetic acid, then a thick slurry is obtained. एक thick slurry obtain होती है, paste obtain होता है, which is strained, जिसे हम strain करते हैं यानी कि छानते हैं. like we have a sieve, उसी तरह से हम उसे strain कर रहे हैं using a cheese cloth or a cotton cloth. and in this in turn will give you two fractions. एक वो होगा जो उस sieve के थ्रू, यानी कि यहाँ पर हमारा जो cheese cloth है या cotton cloth है वो एक sieve की तरह काम कर रहा है, एक छन्नी की तरह काम कर रहा है, and it's going to filter out. कुछ जो है वो उससे फ़िल्टर आउट हो जाएगा और नीचे पड़े वेसल में कलेक्ट हो जाएगा, जिसे हम फिल्ट्रेट बोलेंगे, और कुछ उसी क्लॉथ पर रह जाएगा, दैट इज़ नोन एज रिटेंटेट. सो जो फिल्टर होके नीचे कलेक्ट हो गया है वी कॉल इट फिल्ट्रेट, एंड दिस फिल्ट्रेट फॉर्म्स द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन. इस एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, द स्मॉलर पार्टिकल्स एंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, दे आर द वंस विच आर फॉर्मिंग एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन. व्हाट आर दे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट एंड फॉस्फेट. वेयर एज जो ऊपर उस क्लॉथ के ऊपर रह गया था, नीचे फिल्टर नहीं हो पाया था, यानी कि रिटेंटेट, द रिटेंटेट हियर इज फॉर्मिंग, जो रिटेंटेट है वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन फॉर्म कर रहा है. द रिटेंटेट हियर इज फॉर्मिंग द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. एंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में बेसिकली सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं. नाउ व्हाट आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड. ये सारे के सारे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन फॉर्म करते हैं. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग अहेड यू नीड टू नो कि ये जो एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. यू नीड टू नो अबाउट दिस वेरी प्रॉपरली. नाउ बायोमोलिक्यूल्स को हमने साइज़ के बेसिस पर भी दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया. अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट वी हैव डिवाइडेड इट इनटू टू कैटेगरीज. उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हमने बायोमोलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, and that is micromolecules and macromolecules.
जो केमिकल कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, द ones which are having their molecular weight less than 1000 डाल्टन, we call them micromolecule. यानी कि जो एसिड सॉल्युबल पूल फॉर्म कर रहे हैं उन सब का जो साइज़ है, जो मॉलिक्यूलर वेट है, वो 18 से 800 डाल्टन की रेंज में, यानी कि 1000 से कम है. तो इसका मतलब जो एसिड सॉल्युबल पूल है, यानी कि जो फिल्ट्रेट है, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स कंटेन कर रहा है. एंड नाउ कमिंग टू मैक्रोमोलिक्यूल्स, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा है, दे फॉर्म द मैक्रोमोलिक्यूल. नाउ जितना जो हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल था, जो चीज़ क्लॉथ के ऊपर रिटेंटेट प्रेजेंट था, जो फिल्टर नहीं हो पाया था, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 डाल्टन और उससे ऊपर की रेंज पर है. इसका मतलब ये 1000 से तो ज़्यादा है. सो नाउ इफ इट इज़ मोर देन 1000, देन विच कैटेगरी इज इट फॉलिंग इन? इट्स फॉलिंग इन मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि इसका साइज 1000 डाल्टन और उससे ऊपर है. नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड नो. लिपिड्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, दे स्टिल कम अंडर द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. लिपिड मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है तो इन्हें आना चाहिए माइक्रोमोलिक्यूल्स में, यानी कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में. बट साइज कम होने के बाद भी, मॉलिक्यूलर वेट कम होने के बाद भी, दे आर कमिंग इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में आ रहे हैं वो. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? लेट्स फाइंड आउट. क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं वो किस तरह की चीज़ों में, कौन से स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं? लिपिड्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स. और जब हम इन सेल मेम्ब्रेन को ग्राइंड करते हैं, जब किसी लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, जैसा कि अभी हमने जस्ट प्रीवियसली किया, सो ये जो मेम्ब्रेन्स ब्रेक होती हैं, दे स्टार्ट ब्रेकिंग इनटू पीसेस और वो वेसाइकल्स फॉर्म कर लेते हैं. एंड दीज वेसाइकल्स आर वाटर इनसॉल्युबल. ये वेसाइकल्स वाटर इनसॉल्युबल होती हैं. Therefore, जो लिपिड है वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ सेपरेट आउट हो जाता है, जस्ट बिकॉज ये सेल मेम्ब्रेन वेसाइकल्स के फॉर्म में ब्रेक हो रही हैं एंड ये वेसाइकल्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. सो वो फिल्टर आउट नहीं हो पाता है, वो फिल्ट्रेट के साथ नीचे नहीं जा पाता है. अनफॉर्चुनेटली वो रिटेंटेट के साथ ऊपर ही रह जाता है एंड इट गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विद एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ सेपरेट हो जाता है, ऑल्दो वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, although they are not strictly macromolecule, but they get separated along with the macromolecule, along with the acid insoluble fraction, because वो cell membrane का part होते हैं and cell membrane gets broken in the form of vesicles and these vesicles are water insoluble. Now amino acids क्या contain करते हैं? When we say amino acid, the word itself is suggesting it's having an amino group and an acidic group. एंड दे आर सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन, और ये दोनों सब्सटीट्यूटेड है सेम कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे. दैट इज़ वाई कॉल देम अल्फा अमीनो एसिड. नाउ देयर इज़ अनदर नेम वी हैव गिवन टू अमीनो एसिड, दैट इज सब्सटीट्यूटेड मीथेन. व्हाई आर वी कॉलिंग इट सब्सटीट्यूटेड मीथेन? यू विल गेट टू नो विद इन फ्यू सेकेंड्स. नाउ दे हैव 4 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स. इनके ऊपर 4 सब्सटीट्यूएंट्स ग्रुप है. वन इज़ हाइड्रोजन, द अदर वन इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप, देन वी हैव द अमीनो ग्रुप एंड वी हैव अ वेरिएबल आर ग्रुप. Let's study about this. Let's see why we call them substituted methane. हम इन्हें substituted methane क्यों बोलते हैं? दिस इज़ द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन CH4. अब इसके हाइड्रोजन को हटा के अगर हम 4 अलग अलग तरह के ग्रुप्स का सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, सो देन वी विल से कि ये अमीनो एसिड एक्चुअली सब्सटीट्यूटेड मीथेन. एंड सी व्हाट वी आर डूइंग, ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के अमीनो ग्रुप लगा दिया, यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्लेस्ड, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ग्रुप था उसका रिमूवल कर दिया एंड व्हाट इज़ प्रेजेंट हियर, इंस्टेड उसकी जगह सब्सटीट्यूट कर दिया हमने वेरिएबल आर ग्रुप. सो RCHNH2COOH ये फॉर्मूला है हमारे अमीनो एसिड का. और क्योंकि यहाँ पे मिथेन पे अलग अलग ग्रुप्स का सब्सटीट्यूशन कर दिया, सो दैट इज़ वाई वी कॉल अमीनो एसिड सब्सटीट्यूटेड मिथेन. सो व्हाट ग्रुप्स आर प्रेजेंट? अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अ वेरिएबल आर ग्रुप. नाउ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ दिस आर ग्रुप, ये आर ग्रुप वैरी करता जाता है एंड वी स्टार्ट गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड. ऑल दीज 3 डू नॉट वैरी. व्हाट इज द वेरिएबल ग्रुप? इट्स दिस आर ग्रुप विच इज गोइंग टू वैरी.
और ये वैरी करता जाएगा, हमें अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलते जाएंगे. नाउ बेस्ड ऑन द R ग्रुप वी हैव 20 अमीनो एसिड. इस R ग्रुप के बेसिस पर हमें 20 अमीनो एसिड्स मिलते हैं, आउट ऑफ विच 10 आर एसेंशियल. 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है, 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है. नाउ इफ़ वी से एसेंशियल, सो एसेंशियल अमीनो एसिड वो हैं जो हम अपनी डाइट से ऑब्टेन कर रहे हैं, जो हमें हमारे फूड से मिल रहे हैं. वेयर एज नॉन एसेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रहे हैं. सो जो चीज़ हमारे पास होती है, वॉट एवर इज़ प्रेजेंट विद अस, वॉट एवर वी आर हैविंग, वी डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दैट. सो वही हाल है यहाँ पर अमीनो एसिड्स का भी. द वंस गेटिंग सिंथेसाइज इन द बॉडी आर नॉन एसेंशियल, बट द वंस वी आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड दे आर एसेंशियल. द वन दैट वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम अ डाइट, दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड. नाउ देयर इज़ अ ट्रिक आई प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ यू फॉर लर्निंग एसेंशियल अमीनो एसिड. दैट इज़, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछ लेते हैं दैट देयर इज़ एन MCQ आस्किंग चूज़ द एसेंशियल अमीनो एसिड. सो इफ़ यू रिमेंबर दीज, तो आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों को ही आइडेंटिफाई कर सकते हो. लाइक आप सारे एसेंशियल अमीनो एसिड याद कर लेंगे, सो उनमें से जो भी एसेंशियल होगा आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एंड यू कैन ईजिली फाइंड आउट विच वन इज़ द नॉन एसेंशियल. नाउ द ट्रिक इज़, any help in learning these little molecules proved truly valuable. So any stands for arginine, help stands for histidine, in stands for isoleucine, learning stands for leucine, these stands for threonine, little stands for lysine, molecule stands for methionine, proved stands for phenylalanine, truly stands for tryptophan, valuable stands for valine. So arginine, histidine, isoleucine, leucine, threonine, lysine, methionine, phenylalanine, tryptophan, valine, all of these are essential amino acids. Now another thing, अगर R वैरी करता है तो हमें अलग अलग अमीनो एसिड मिलते हैं. उसको समझने के लिए वी हैव अ क्विक एग्जाम्पल इन NCERT एंड दैट आई हैव इंक्लूडेड इन द नोट्स एज वेल. दैट अगर ये R ग्रुप हाइड्रोजन है, इसकी जगह हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, देन द अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन, which is the simplest amino acid. And अगर इस R group की जगह हम methyl group place कर देते हैं, then the amino acid is alanine. If we are placing hydroxy methyl group in this in the place of this R group, then the amino acid is serine. So जैसे जैसे ये R group vary कर रहा है, हमें नए तरह के amino acids मिलते जा रहे हैं. We start getting new amino acids. Now based on the number of amino and carboxyl group, amino acid को हम acidic, basic और neutral consider करते हैं. अगर amino group ज़्यादा है, carboxyl group कम है, सो वो बेसिक इन नेचर हो जाएगा. अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा है, अमीनो ग्रुप कम है, तो वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा. अगर दोनों का नंबर सेम है तो वो अमीनो एसिड न्यूट्रल हो जाएगी. Okay, so we have few example. Acidic is glutamic acid, basic amino acid lysine, neutral amino acid that is valine. So these are some examples which you cannot ignore because they are given in your NCERT. Now another point is aromatic amino acids. Now we'll talk about few aromatic amino acids. हम कुछ aromatic amino acids के बारे में बात करेंगे. For example, aromatic actually this word comes जब हम वो बेंजीन वाली रिंग मिलती है हमें किसी भी amino acid के structure में, so we call them aromatic amino acid. Now tyrosine, tryptophan and phenylalanine are aromatic amino acids. नाउ अनदर थिंग दैट यू शुड नो कि ये जो अमीनो एसिड है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं. देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज़ द आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप. ड्यू टू आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दे फॉर्म ज्विटराइन. अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के आयनाइजेबल नेचर की वजह से ज्विटराइन फॉर्म करती है. नाउ व्हाट इज ज्विटराइन? ज्विटराइन इज अ मॉलिक्यूल जिसका नेट चार्ज 0 होता है, वेयर एज इट कैरीज बोथ केटाइन एंड एनाइन. लुक एट दिस इज अ ज्विटराइन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड? RCH NH2COH. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? हमारा जो COH ग्रुप है, ये COH ग्रुप हाइड्रोजन डोनर है. इट्स अ गुड हाइड्रोजन डोनर. सो उसने हाइड्रोजन डोनेट कर दिया एंड वंस इट हैज़ डोनेटेड हाइड्रोजन इट इज़ कैरिंग द नेगेटिव चार्ज. नाउ हमारा अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप इज़ अ गुड हाइड्रोजन एक्सेप्टर. नाउ इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया एंड इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज. सो नाउ व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इट इज़? इट इज़ हैविंग बोथ केटाइन एंड एनाइन, बट द नेट चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल इज 0, so this is zwitterine.
नाउ व्हेन विल यू फाइंड दिस ज्विटराइन? अमीनो एसिड ये ज्विटराइन कब फॉर्म करते हैं? एट द फिजियोलॉजिकल पीएच. Physiological pH is the pH at which our body physiology is at function, and that is 7.4. Now this zwitterine keeps on changing its shape and position. Now अगर हम इस ज्विटराइन को या अमीनो एसिड को, नाउ वी कंसिडर अमीनो एसिड, अगर हम इस अमीनो एसिड को एक एसिडिक सोल्यूशन में रखते हैं, मीन्स हम ऐसे सोल्यूशन में रख रहे हैं जहाँ पर पीएच कम है. सो अगर पीएच 7 से कम होता है, सो ऑब्वियसली वी से कि इट इज़ एसिडिक. और पीएच और H प्लस आयन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. अगर पीएच कम होता है तो H प्लस आयन विल बी हाई. दिस इज़ नोन फैक्ट. सो नाउ हमने उसे लो पीएच वाले सोल्यूशन में रखा है, एसिडिक सोल्यूशन में रखा है, जिसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा. पीएच कम है, सो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर. तो जब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सो हु इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दैट H प्लस आयन? NH2 ग्रुप. नाउ NH2 ग्रुप उसे एक्सेप्ट कर लेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है. नाउ इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. सो इन अ एसिडिक सोल्यूशन द अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज इन केटाइनिक फॉर्म. Now coming towards another solution. Now what we are doing, हमारे पास हमारा अमीनो एसिड है, we are keeping it in a basic solution. Now basic means the pH is going to be more than 7, so high pH. High pH means basic solution. Now pH high है तो H plus ion का concentration कम होगा. Now H plus ion का concentration कम है, so now we need the donor to be active. Now COH group, carboxyl group, is a good hydrogen donor. It will start donating hydrogen and it will carry a negative charge. So here in basic solution the amino acid act as anionic form, exist in anionic form. So what are we able to see in total? What can we conclude from this? We can conclude that in solution of different pH the structure of amino acid changes. अलग अलग पीएच पर अगर हम उसे अलग अलग पीएच वाले सोल्यूशन में प्लेस करते हैं तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज करता है. फिजियोलॉजिकल पीएच पर नेट चार्ज 0 यानी कि ज्विटराइन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. एसिडिक पीएच सोल्यूशन में प्लेस कर रहे हैं तो वो केटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. अगर हम उसे बेसिक सोल्यूशन में प्लेस कर रहे हैं, सो इट इज़ एग्जिस्टिंग एज इन एनायनिक फॉर्म, एनायन की तरह एग्जिस्ट कर रहा है. सो दिस इज टेलिंग अस वन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट amino acid, that in solution of different pH the structure of amino acid keeps on changing. अलग अलग solution के pH में amino acid का structure change होता है. Now we are coming about we are coming to talk about lipids. Lipids water insoluble होते हैं और ये water insolubility की वजह से ही they are coming in the insoluble fraction, the macromolecular fraction. Otherwise उनका size less than 800 Dalton है. So this is another important property of lipid, that they are water insoluble. And we are going to study about different categories of lipids. The first category is only fatty acid. पहली category है सिर्फ fatty acid की, and the formula is RCOOH. Now fatty acid सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं. मीन्स आर ग्रुप में अगर डबल बॉन्ड नहीं है, सो दैट इज़ अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो दिस इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सो इफ़ द डबल बॉन्ड इज़ देयर इन आर ग्रुप में जो भी CH2 ग्रुप या CH3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उसमें अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है, सो दैट इज़ अनसैचुरेटेड, एंड इफ़ इट इज़ नॉट हैविंग अ डबल बॉन्ड, सो इट इज़ सैचुरेटेड. Okay, let's talk about fatty acid in detail. When R group, ये जो R group है, RCOH, that is the formula for fatty acid we are talking about. Now जो R group है, R group contains how many carbon? The number of carbon is specified in fatty acid कि ये जो RCOH में R group है, that will contain 1 to 19 carbon. उसमें 1 से लेकर 19 कार्बन्स तक वो होल्ड कर सकता है. Now few examples of fatty acid we have, that is palmitic acid. Palmitic acid contains total 16 carbon, including the carboxyl carbon. उसमें total 16 carbon होते हैं. I told you the formula, that is RCOH. Now here हम terminal पे हमेशा मिथाइल ग्रुप को रखेंगे एंड एक कार्बोक्सिल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो 2 कार्बन माइनस कर देते हैं. नाउ CH2 इन होल विल कंटेन हाउ मेनी कार्बन्स?
14. So CH3, CH2 whole 14 COH. Now in total we have 16 carbons. Then arachidonic acid contains total 20 carbons. Obviously it's going to include the carboxyl carbon क्योंकि R ग्रुप में 19 से ज़्यादा कार्बन नहीं हो सकते. सो अगेन मिथाइल ग्रुप टर्मिनल पे रख दिया, COH है, 2 माइनस कर देंगे. सो हमें टोटल कितने लेने, 20. तो CH3, CH2 whole 18 COH. Palmitic acid total 16 carbon. Arachidonic acid total 20 carbon. Now we are including the carboxyl carbon here. So first category is for fatty acid. Now talking about glycerol. Now we'll talk about glycerol. Glycerol is CH2OH, CHOH, CH2OH. ग्लिसरॉल को हम ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन भी बोलते हैं. इफ़ यू सी देर आर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड देर आर 3 कार्बन. सो मेथ, एथ, प्रॉप. जब एक कार्बन होता है तो मेथ, 2 कार्बन होते हैं तो एथ, और 3 कार्बन होते हैं तो प्रॉप. सो ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन. ग्लिसरॉल सेकंड कैटेगरी है लिपिड्स की, जिसमें पहली थी लिपिड्स की, दूसरी है पहली थी फैटी एसिड की, दूसरी है ग्लिसरॉल की. नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कंबाइन होके बनाते हैं फैट. सो द थर्ड कैटेगरी इज़ फैट. लिपिड इज़ लिपिड की एक कैटेगरी है फैट. फैट इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड विच इज़ मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बोथ. पहली कैटेगरी सिर्फ फैटी एसिड की थी, दूसरी कैटेगरी सिर्फ ग्लिसरॉल की थी. नाउ थर्ड कैटेगरी इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट बोथ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन, दैट इज़ फैट. Now, how are they joined together? They are joined together by ester bond. They are esterified together. So now see what is happening. This is glycerol, CH2OH, CHOH, CH2OH. इस पे हमने एक फैटी एसिड ज्वाइन किया. जब हम ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड ज्वाइन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इस तरह से एस्टर बॉन्ड के थ्रू ये दोनों लिंक हो जाते हैं. सो जब ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड ऐड हो रहा है, सो दैट इज़ व्हाट टाइप ऑफ फैट? इट इज़ अ मोनोग्लिसराइड. व्हेन वी आर एडिंग 2 फैटी एसिड to the glycerol, then it is which type of fat? Then it is diglyceride. And every time a water molecule is getting removed or ester bond का formation हो रहा है. So just remember this thing क्योंकि the bond formation is very important in this chapter. You have to understand how the bond formation is taking place. Now fat can also be triglyceride. जब glycerol से 3 fatty acids combine हो रहे हैं, then they form a triglyceride like this. Right now another category, the fourth category of lipid is oils. Now oils के बारे में you need to know that oils have a lower melting point and that is the reason it remains liquid also in winters. Like if you observe ghee means fat, अगर आप fat को देखते हो, the most common example of fat is ghee. So it start becoming solid in winters. वो winters में solid form में exist करने लगता है and summers में it is in liquid. So now this is not happening with oils. Oils exist as liquid in summer as well as in winter. So why is this happening? Because it has a lower melting point. So what you have to remember about oils, they have a lower melting point. Now example of oil is gingerly oil. Another category is phospholipid. Lipid जिसमें एक phosphate group हो, that is a phospholipid. And lipids जो cell membrane में present होते हैं वो phospholipids ही होते हैं and it is containing nitrogen also. One of the example of phospholipid is lecithin. यानी कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो लिपिड होता है दैट इज़ फॉस्फेट, हैविंग अ फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज़ फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल इज़ लेसाइथिन. सिक्स्थ एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ लिपिड इज़ कोलेस्ट्रॉल, जो कि एनिमल्स में अबंडेंस में होता है. द स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू सी देर आर 4 रिंग्स प्रेजेंट और जो पहली 3 रिंग्स होती हैं वो 6 कार्बन रिंग है. The first one is also 6 carbon, the second one is also 6 carbon and the third one is also made of 6 carbon. Now जो फोर्थ वाली रिंग है वो 5 कार्बन रिंग है और उस लास्ट रिंग के साथ कुछ लीनियर एक्सटेंशन है, लीनियर चेन एक्सटेंशन दिखाई दे रहा होगा. एंड फर्स्ट वाली रिंग पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है. सो यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल. देन एसेंशियल फैटी एसिड, जिस तरह से एसेंशियल अमीनो एसिड थे उस तरह से एसेंशियल फैटी एसिड्स आर ऑल्सो आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. यू हैव टू रिमेंबर दैट एसेंशियल फैटी एसिड के लिए द ट्रिक इज L2A. लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड आर द ones which are included in essential fatty acid. Omega-3 के बारे में you might have heard about omega-3 in lot of advertisements and you need to know कि omega-3 actually is an unsaturated fatty acid.
ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मीन्स इट्स हैविंग द डबल बॉन्ड. एंड ओमेगा 3 को हम ओमेगा 3 क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ हैविंग डबल बॉन्ड 3 एटम्स अवे फ्रॉम द टर्मिनल मिथाइल ग्रुप. इसका जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो टर्मिनल जो मिथाइल ग्रुप है, सो मिथाइल ग्रुप से 3 कार्बन्स थर्ड पोजीशन पर इसका डबल बॉन्ड, पहला डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट ओमेगा 3. एक्चुअली व्हाट हैपन्स, एक एंड होता है जिस पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक टर्मिनल या एक एंड होता है जिस पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. सो कार्बोक्सिल ग्रुप वाले एंड से जो सबसे दूर की पोजीशन होती है कार्बन की, जो सबसे दूर कार्बन होता है वो होती है ओमेगा पोजीशन. यानी कि मिथाइल ग्रुप वाली जो पोजीशन है उस पे जो सबसे पहला कार्बन प्रेजेंट है दैट इज़ ओमेगा. और ओमेगा 1, 2, 3 यानी कि उससे लास्ट थर्ड वाला जो होता है दैट इज़ ओमेगा 3 पोजिशन. यानी कि उसका जो पहला डबल बॉन्ड है वो ओमेगा 3 पोजिशन पे प्रेजेंट है. दैट इज़ वाई वी कॉल इट ओमेगा 3. ओमेगा 3 इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग अ डबल बॉन्ड 3 एटम्स अवे फ्रॉम द मिथाइल ग्रुप. मिथाइल ग्रुप से थर्ड पोजीशन है, और अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप से देखें तो लास्ट थर्ड पोजीशन है. ओमेगा पोजीशन ही वो होती है कि कार्बोक्सिल ग्रुप से उसकी पोजीशन सबसे लास्ट होती है. And omega 3, actually why do we speak so much about omega 3? Because omega 3 is very good for brain and eyes, and it is found abundantly in plant oils and in seafood. ये seafood और plant oil में abundance में present होता है. Now let us talk about the metabolites. Now we'll talk about the metabolites. All the molecules जो metabolic reactions में use up होते हैं, be it micromolecule, be it macromolecule, they are known as metabolites. Now here we'll come to know the application of biochemistry. Now what is biochemistry? The branch of biology which is used to understand the structure, the properties and the functions of these biomolecules. Biology की वो branch जो इन biomolecules के structure, properties और functions को study करने के लिए use होती है, that is biochemistry. Now what is the application here? बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे हम इन बायोमोलिक्यूल्स का आइसोलेशन कर सकते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड हम केमिकली या आर्टिफिशियली इन केमिकल्स का सिंथेसिस भी कर सकते हैं. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज़ इंसुलिन. अर्लियर इंसुलिन पिग्स की बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके डायबिटिक पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाता था. बट नाउ थैंक्स टू दिस बायोकेमिस्ट्री, ड्यू टू इट्स हेल्प हम इंसुलिन के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को स्टडी कर पाए, एंड वी स्टार्टेड आर्टिफिशियली सिंथेसाइज this insulin in the body of from E. coli bacteria, and finally we are getting this insulin in the market for diabetic patients. So this is how biochemistry works. इसी तरह से ये biochemistry का application है हमारी normal life में. Now there are two types of metabolites. One is the primary metabolite and the other one is the secondary metabolite. प्राइमरी मेटाबोलाइट एनिमल टिश्यू में सिंथेसाइज होते हैं. उनका बेसिक मेटाबॉलिज्म में कोई एसेंशियल रोल होता है. दे आर हैविंग एसेंशियल रोल इन द बेसिक मेटाबॉलिज्म. उनका बॉडी की फिजियोलॉजी, ग्रोथ और डेवलपमेंट में आइडेंटिफिएबल रोल होता है. सो बेसिकली जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, जो एनिमल टिश्यू सिंथेसाइज करते हैं, वो सारी की सारी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं. द न्यूक्लिक एसिड, द कार्बोहाइड्रेट, द प्रोटीन्स, वी नो देयर फंक्शंस, वी नो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बॉडी मेटाबॉलिज्म. बिना इनके हमारी बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं. सो एंड देन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि प्लांट्स, फंगस और माइक्रोब्स की बॉडी में सिंथेसाइज होता है. दे आर सिंथेसाइज बाय प्लांट्स, फंगस एंड माइक्रोब्स, एंड दे आर नॉट एसेंशियल इन बेसिक मेटाबॉलिज्म. उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, कोई आइडेंटिफिएबल रोल नहीं होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म में. बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, दैट मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर वेस्ट फॉर द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग देम, बट दे आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन्स. जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है उनके लिए वो वेस्ट हो जाता है, बट इट्स क्वाइट बेनिफिशियल for the humans. And the example is rubber, drugs, spices, scents and pigments. And here I would like to mention that in your NCERT a table is given जहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरीज और उनके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड यू शुड लर्न इट. Now coming towards protein, we have ended up with metabolites. Now we'll be discussing about proteins. Proteins को हम polypeptide बोलते हैं. Polypeptide means it is made up of amino acids. बहुत सारे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स लिंक होकर प्रोटीन बनाते हैं. Now ये अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं. इसका मतलब खूब सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स जब बनेंगे तब जाके हमें
प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल मिलेगा. सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट पॉलीपेप्टाइड. एंड दे आर एक्चुअली अ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड. एक स्ट्रेट चेन है अमीनो एसिड की जो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक है. दैट इज़ वाई दे आर पॉलीपेप्टाइड. नाउ क्योंकि 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हैं और 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, सो इट कैन नॉट बी अ होमोपॉलीमर. होमोपॉलीमर वो तब होता है जब वो सेम तरह के अमीनो एसिड से बना होता है, बट वी नो कि 20 अलग तरह के अमीनो एसिड एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो इट्स नेवर अ होमोपॉलीमर, इट्स अ हेट्रोपॉलीमर. एंड इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट आंसर, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट प्रोटीन होमोपॉलीमर नहीं होता है, इट्स अ हेट्रोपॉलीमर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोटीन्स. नाउ एसेंशियल अमीनो एसिड हमें किन से मिलते हैं? जो भी डाइट में हम प्रोटीन लेते हैं, हमारे फूड से जो हम प्रोटीन लेते हैं, वो हमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं, राइट. सो द डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड. प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में बहुत डाइवर्स फंक्शन है. दे आर वेरियस फंक्शंस इनसाइड अ बॉडी. The first and the foremost one is transport across cell membrane. We know कि cell membrane सेल की बाउंड्री होती है जो चीज़ों को अंदर आने में हेल्प करती है. It helps in transporting the substance across inside the cell. Now फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इस सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन, अगर आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद है, सो द मेम्ब्रेन प्रोटीन वाज प्रेजेंट देयर. नाउ ये मेम्ब्रेन प्रोटीन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जिसे हम कैरियर प्रोटीन भी बोलते हैं. नाउ देयर इज़ वन एग्जांपल दैट इज़ हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड दैट प्रोटीन इज़ GLUT4. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन GLUT4 ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है. देन एंटीबॉडीज़, जब भी कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है, बैक्टीरिया, वायरस और एनी अदर ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉजिंग है, नाउ आवर इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड एंड इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करती है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू know that these antibodies are also made up of proteins. Then coming towards hormones, we know what hormones are. Now hormones 90% पेप्टाइड इन नेचर होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं. लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट इंसुलिन, सो इंसुलिन इज ऑल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन. नाउ एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर मोस्टली प्रोटीन्स. सिर्फ एक एक्सेप्शन है राइबोजाइम. राइबोजाइम इज द एंजाइम विच इज़ नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. वो RNA का बना हुआ है. सो एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन्स के बने होते हैं, बट द एक्सेप्शन इज राइबोजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड RNA का बना होता है. देन इफ़ वी सी द रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, वी हैव रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, टच, टेस्ट, एवरीथिंग. सो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये भी प्रोटीन के बने होते हैं. देन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस जो दो सब्सटेंस को आपस में होल्ड करके रखता है, सो दैट इज़ ऑल्सो द कोलेजन प्रोटीन. And the important fact that is asked in competitive exam कि collagen is the most abundant protein in animal world. Obviously वो intercellular substance, ground substance यानी कि matrix की तरह work कर रहा है, so it's going to be abundant in animal body. So the most abundant protein in animal world is collagen protein. And now talking about the most abundant protein in the whole biosphere. Biosphere में अगर animals और plants को compare करें तो ज़्यादातर plants हैं, और प्लांट्स की बॉडी में प्रेजेंट प्रोटीन ही मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हो जाएगा इन द बायोस्फीयर. सो प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट वो प्रोटीन है रुबिस्को. सो रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर एंड कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड. नाउ लेट्स सी कि प्रोटीन में ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे. प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड के. वी हैव 2 अमीनो एसिड हियर. अब हम इन अमीनो एसिड को मीन्स RCH NH2COH. नाउ यहाँ पे हमने सबसे सिंपल वाला अमीनो एसिड लिया है विच इज़ ग्लाइसिन, क्योंकि R की जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो अगर R ग्रुप पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है सो वी कॉल इट ग्लाइसिन. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. अब हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं एंड वी आर सीइंग कि यहाँ पर NH2 का एक H और COH से OH, यानी कि टोटल हम एक H2O मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं. जब एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हैं देन ये CO और ये NH आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. एक डाईपेप्टाइड बन गया, CONH बॉन्ड बन गया, एंड दिस CONH बॉन्ड इज एक्चुअली द पेप्टाइड बॉन्ड. एंड द पॉइंट टू रिमेंबर दैट इन अ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन जो फर्स्ट अमीनो एसिड होती है वो लेफ्ट एंड पे प्रेजेंट होती है, वी कॉल इट एन टर्मिनल अमीनो एसिड. एंड द लास्ट अमीनो एसिड जो राइट एंड पर प्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड C टर्मिनल. क्योंकि अगर हम इसको अगर इस तरह से चेन होगी, ऐसे चेन स्टार्ट होगी, सो यहाँ पे N
अमीनो ग्रुप है N, और जब वो एंड हो रही होगी तो इस तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होगा. सो दैट इज़ वाई N टर्मिनल एंड C टर्मिनल. The first amino acid present at the left end is known as N terminal, and the last amino acid present at the right end is known as C terminal. Okay, this has to be remembered. And अगर polypeptide chain में हमें number of peptide bonds check करने, so the formula is N-1. Suppose dipeptide है, हमें बता दिया गया है, and we have to find the number of peptide bonds. So 2-1, that is एक peptide bond होगा वहाँ पर. Then we'll talk about different structures of proteins. Proteins के अलग अलग structures होते हैं. One, we have primary structure, we have secondary structure, we have the tertiary structure, and we also have the quaternary structure. Now when we talk about different structure of proteins, primary structure, एक स्ट्रेट अरेंजमेंट अमीनो एसिड का एन टर्मिनल से सी टर्मिनल से, सपोज लाइक दिस, एक स्ट्रेट लीनियर अरेंजमेंट फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल, दैट इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द प्राइमरी स्ट्रक्चर अपने आप को फोल्ड कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, then we call it the secondary structure. If you look at the keratin protein secondary structure show करता है the protein present in our hair and nails, and it gives us a two-dimensional view like a revolving staircase. So that is a secondary structure of protein. Now talking about tertiary structure, जब protein अपने आप को fold करता है like a hollow woolen ball just like this, so we call it the tertiary structure. And tertiary structure हमें three dimensional view provide करता है, and it is the one which is essential for biological activities. Another important question for competitive exam, that ये जो प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत essential होता है, that is the tertiary structure. And it is the most stable structure among all the structures of protein. The tertiary one is the most stable because उसमें peptide bond, hydrogen bond और disulfide bond present होते हैं जो उसके structure को stabilize कर रहे होते हैं. The example for the tertiary structure is myosin protein, the muscle protein. Right? Now coming towards the quaternary structure, जब एक से ज़्यादा polypeptide सब unit आपस में assemble हो जाते हैं, assemble होके they combine together and they are arranged like a linear string of spheres or spheres arranged upon each other in the form of a cube or a plate, then we call it the quaternary structure. तब हम उसे quaternary structure बोलते हैं. Then we call it the quaternary structure just like this. You can see on the screen the quaternary structure, and this is a structure of adult hemoglobin. Adult hemoglobin is the best example. It's made up of 4 subunits. You can see how they are arranged. The spheres are arranged upon each other in the form of cube here. And adult hemoglobin is actually like this, showing the quaternary structure. It is made up of 4 subunits and 2 alpha subunit, 2 beta subunits. Right? Now carbohydrate. Carbohydrates are polyhydroxyaldehyde और polyhydroxyketone और any substance जो hydrolysis पे breakdown पे polyhydroxyaldehyde या ketone दे रहा है, that is a carbohydrate. Now there are long chain of sugars that contain monosaccharide as the building block, and if you can see a monosaccharide glucose का structure, then you will see कि इसमें बहुत सारे hydroxyl group हैं और एक aldehyde group है. That is why we call it polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. So this is the structure. Glucose is actually aldohexose, means having 6 carbon and having an aldehyde group. So you can very well see how many carbon it is having, 6 carbon and an aldehyde group. That's why glucose is aldohexose. On the contrary, अगर यहाँ पर fructose होता, so यहाँ पर एक ketone group होता and इतने ही carbon होते, 6 carbon होते. So glucose is aldohexose and fructose is ketohexose. Now let's talk about different types of carbohydrate. Carbohydrates have different categories: monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. जो simplest या single unit होती है जो further breakdown नहीं कर सकती है, that is monosaccharide. Glucose, fructose, ribose, ये सब monosaccharide हैं. 5 carbon sugars, 6 carbon sugars, these are. So ये सब monosaccharide हैं. Then oligosaccharide जो कुछ units में breakdown कर सकती है, like they can break down into 2 to 9 subunits. ये 2 से 9 subunits तक break कर सकती है. So they come in the category of oligosaccharide. For example, sucrose,
breaks down into glucose and fructose, 2 units hai. Lactose break down into glucose and galactose, again 2 units. So these are what? These are oligosaccharide. Then polysaccharide are the ones जो hydrolysis पे 100 and thousands of subunit में break down करती हैं. They are actually the polysaccharide. Now let's talk about the examples of polysaccharide, which is of utmost importance. Now they are having utmost importance here because cellulose, starch, glycogen and inulin, all four of them are related to one another. All four are polysaccharide. Now let's separate inulin from this. Inulin is a polymer of fructose. जब बहुत सारे fructose molecule combine करते हैं तब inulin बनता है. So let's separate inulin. Inulin is a polymer of fructose, but the problem is cellulose, starch and glycogen, all three are polymer of glucose. Now how are we going to differentiate between the three? सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन में से जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज का ब्रांच चेन पॉलीमर होता है. मीन्स इट इज शोइंग अ ब्रांचिंग पैटर्न, वेयर एज सेल्यूलोज और स्टार्च लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हैं. दे आर द लीनियर स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ग्लाइकोजन ब्रांच चेन पॉलीमर है ग्लूकोज का. नाउ अगेन 2 सेपरेटेड, 2 स्टिल लेफ्ट. सेल्यूलोज एंड स्टार्च को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? सेल्यूलोज इज ऑल्सो लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च इज ऑल्सो लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. सो नाउ स्टार्च एंड सेल्यूलोज बोथ आर लीनियर चेन पॉलीमर, बट ओनली स्टार्च कैन गिव आयोडीन टेस्ट बिकॉज स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. सो वो उस हेलिक्स में आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर पाता है. इट इज़ एबल टू होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन द हेलिक्सेस. नाउ दिस स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड इज ब्लू इन कलर. सो दैट इज व्हाट वी से कि स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है एंड इट गिव्स ब्लू कलर, वेयर एज दिस इज नॉट द केस विद सेल्यूलोज बिकॉज सेल्यूलोज हेलिक्सेस फॉर्म नहीं करता. सो इट इज़ नॉट एबल टू होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस वो ब्लू कलर नहीं देता. इट इज़ नॉट एबल टू गिव दैट आयोडीन टेस्ट. Another important question for your competitive exam. Now cellulose is a homopolymer and most of the time जितने भी polysaccharides हैं वो homopolymers ही होते हैं. Starch and glycogen we have to remember that they are storage unit of glucose. Animal की body में जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में यूज़ होता है एंड अगर हमें एनिमल बॉडी में उसे स्टोर करना है देन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सो ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स. नाउ प्लांट की बॉडी में सुक्रोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है एंड उसका जो स्टोरेज यूनिट होता है जब उसे स्टोर करना होता है तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं. तो स्टार्च स्टोरेज यूनिट इन प्लांट्स, ग्लाइकोजन स्टोरेज यूनिट इन एनिमल्स. नाउ जिस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन में फर्स्ट जो अमीनो एसिड था जो लेफ्ट एंड पे प्रेजेंट था दैट वाज एन टर्मिनल एंड द लास्ट अमीनो एसिड प्रेजेंट एट द राइट एंड वाज सी टर्मिनल. यहाँ पर भी पॉलीसैकेराइड चेन में भी राइट और लेफ्ट एंड है. सो द राइट एंड इज नोन एज रिड्यूसिंग एंड वेयर एज द लेफ्ट एंड इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग एंड. This you have to remember and you have to compare both the things. Now complex polysaccharide, abhi tak we were talking about simple polysaccharide, now we are talking about complex polysaccharide. These are made up of complex and modified sugars. The examples are peptidoglycan and chitin. Peptidoglycan, chitin, cellulose, if you start comparing it, what do you see? कि सारे के सारे किसी ना किसी की सेल वॉल फॉर्म कर रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है, काइटिन फंजाई की सेल वॉल बनाता है, सेल्यूलोज प्लांट की सेल वॉल बनाता है. इसका मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सेल वॉल है वो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है. सो दिस इज़ द पॉइंट यू गॉट टू नो. नाउ पेप्टिडोग्लाइकन वी नो ये नाग नाम डैप 3 तरह की यूनिट से बना होता है. सो व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इट इज़ अ हेट्रोपॉलीमर. Whereas काइटिन जो कि आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन भी फॉर्म करता है और फंजाई की सेल वॉल भी फॉर्म करता है, वो सिर्फ नाग का बना होता है. मींस एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना होता है. सेम यूनिट सिंगल यूनिट का बना होता है, एक ही तरह की यूनिट्स का बना होता है. सो काइटिन इज़ अ होमोपॉलीमर whereas पेप्टिडोग्लाइकन इज़ अ हेट्रोपॉलीमर. एंड मोस्टली जितने भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होते हैं वो सारे होमोपॉलीमर्स होते हैं, सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन हेट्रोपॉलीमर है. नाउ न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिस्चर में. वाइल ही वॉज ऑब्जर्विंग न्यूक्लियस ही सॉ समथिंग एसिडिक इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ही टर्म्ड इट न्यूक्लीन. Whereas ये जो टर्म है न्यूक्लिक एसिड दैट वाज गिवन बाय अल्टमान. सो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने, बट द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय अल्टमान. नाउ इन विच फ्रैक्शन आर दे कमिंग इन एसिड soluble or acid insoluble pool? Sorry, they were coming in acid insoluble pool, that is
बायो मैक्रोमोलिक्यूल वाले फ्रैक्शन में, रिटेंटेट वाले फ्रैक्शन में आ रहा था, क्योंकि दे आर लार्जर इन साइज, दे आर ऑर्गेनिक, और सारे ऑर्गेनिक, सारे लार्ज साइज वाले मॉलिक्यूल्स दे वर कमिंग इन एसिड इनसॉल्युबल फॉर्म. नाउ न्यूक्लिक एसिड्स, जिस तरह से हम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोल रहे हैं, उसी तरह हम न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स. सो मैनी न्यूक्लियोटाइड्स मेक अप अ न्यूक्लिक एसिड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड बना होता है 3 चीज़ों का, BSP. You might have heard about a political party, BSP. So you can remember it as a trick. What makes up nucleotide? BSP. Base, sugar and phosphate. Nitrogenous base, pentose sugar और phosphate, ये तीनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड. Now nitrogenous base, let's talk about nitrogenous base in detail. Nitrogenous base are heterocyclic compounds. Why are we calling it heterocyclic compounds? क्योंकि जब भी वो बेंजीन वाली रिंग बनती है, so it's having carbon and hydrogen in it. बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. दैट्स वाई इट इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट. नाउ नाइट्रोजनस बेस आर ऑफ 2 types, प्यूरीन एंड pyrimidine. लेट्स टॉक अबाउट प्यूरीन फर्स्ट. प्यूरीन में 2 रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं और एक 9 मेंबर्ड रिंग बनती है. एक 6 कार्बन रिंग और एक 5 कार्बन रिंग आपस में फ्यूज होती है, लाइक दिस. नाउ यू माइट बी थिंकिंग 6 और 5 तो 11 कार्बन हुआ, हम 9 मेंबर्ड रिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 2 कार्बन तो कॉमन है ना. सो दैट इज़ वाई इट्स अ 9 मेंबर्ड रिंग, जहाँ पे एक 6 कार्बन रिंग और एक 5 कार्बन रिंग आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, एंड अ 9 मेंबर्ड रिंग इज़ फॉर्म्ड. एंड द पॉइंट टू रिमेंबर कि जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है ऑड पोजिशंस पे, लीविंग 5th पोजिशन. 1, 3, 7 और 9 पोजिशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इन प्यूरीन. एंड द प्यूरीन आर ऑल्सो ऑफ 2 types, adenine एंड guanine. अडेनिन और गुआनिन बनाते हैं प्यूरीन. नाउ कमिंग टू pyrimidine. pyrimidine में सिर्फ एक रिंग होती है, 6 कार्बन रिंग, और वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है अगेन ऑड पोजीशन पे, लीविंग द 5th पोजीशन. नाइट्रोजन हमेशा प्रेजेंट है हर जगह एट ऑड पोजीशन, सिर्फ 5th पोजीशन को आपको भूल जाना है. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द 5th पोजीशन. सो 6 कार्बन में 1, 3, 5 इज द ऑड पोजीशन, सो 5th तो हमें लेना ही नहीं है. सो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द 1st एंड द 3rd पोजीशन. एंड pyrimidine 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन. सो नाउ हाउ टू रिमेंबर प्यूरीन एंड pyrimidine? The trick is cut aloo gobi, cut AG. So cut is pyrimidine and AG, aloo gobi is what? Purine. So cut aloo gobi. साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन pyrimidine फॉर्म करते हैं, अडेनिन और गुआनिन प्यूरीन फॉर्म करते हैं. ओके. नाउ इफ़ यू सी, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग अलग से इसके साथ फ्यूज़ हुई है, इसे हम बोलते हैं इमिडाजोल रिंग. तो प्यूरीन में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, 5 मेंबर्ड रिंग इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, वेयर एज pyrimidines में ये इमिडाजोल रिंग एब्सेंट होती है. So this was all about nitrogenous base. Let's come to the pentose sugar. Pentose sugar ribose sugar है, 5 carbon sugar है, हम यहाँ पर monosaccharide लेते हैं. Now if you see, there are 2 types of sugar. One is the ribose sugar and the other one is the deoxyribose sugar. Ribose sugar 5 carbon है, so हमने एक 5 carbon ring बनाई. Now HOH, HOH, HOH and 5th carbon पे CH2OH. ओके. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर. अगर RNA न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल RNA है, तो उसमें ये राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी. अगर जेनेटिक मटेरियल DNA होता है तो उसमें राइबोस शुगर प्रेजेंट नहीं होती, उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, दैट इज़ 2-deoxyराइबोस शुगर. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? सेम स्ट्रक्चर है राइबोस का, बस सेकेंड पोजिशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट 2-deoxyराइबोस. सो यहाँ पर HOH की जगह H रह गया. That is the only difference between ribose sugar and deoxyribose sugar. And another important thing that you need to know कि third component है, that is phosphate group. The phosphate group is present. Now base, sugar and phosphate मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड. एंड बेस और शुगर, जब सिर्फ बेस और शुगर प्रेजेंट होते हैं, सो दे फॉर्म न्यूक्लियोसाइड. नाउ अगर आपके सामने स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे विच वन इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, विच वन इज़ अ न्यूक्लियोसाइड. सपोज ये दिया हुआ है, सो उसमें बेस प्रेजेंट है, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है. अगर यहाँ पे सिर्फ बेस और शुगर प्रेजेंट होता, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, तो ये न्यूक्लियोसाइड होता. सो स्ट्रक्चर देख के तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इफ द नेम्स आर गिवन, हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई विच वन इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, विच वन इज़ अ न्यूक्लियोसाइड? वी कैन आइडेंटिफाई इट विद द हेल्प ऑफ दीज सफिक्स. अगर INE ईन है सफिक्स, सो न्यूक्लियो
न्यूक्लियोटाइड है, अगर YLIC इलिक एसिड लगा हुआ है उस सफिक्स की तरह, सो दैट इज़ a nucleoside. For example, adenosine, guanosine, uridine, cytidine, thymidine. So ene लगा हुआ है, these are what nucleotide. Adenolic acid, guanolic acid, यहाँ पे ilic acid लगा हुआ है, so that is nucleoside. सो इन सफिक्सेस के हेल्प से आप न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. एंड यू नीड टू नो कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसकी 3 पोजीशंस पे बॉन्डिंग होती है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ. फर्स्ट पोजीशन पे बेस अटैच हो जाता है, फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप, और थर्ड पोजीशन पे आके दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है. एंड दिस विल डिस्कस इन द बॉन्डिंग पोर्शन. Now let's come to the bonding in biomolecules. प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? इन प्रोटीन्स द अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. प्रोटीन्स में अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं, और ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, तब जाके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है. देन पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड में जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो किस बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं? दे आर लिंक्ड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एंड अगेन ये भी एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है. So proteins में peptide bonds, polysaccharides में glycosidic bond, nucleic acid. In nucleic acid, the nucleotides are linked by phosphodiester bond. Now let me tell you, I told you कि third position पे यहाँ पे carboxyl group hydroxyl group present होता है, और दूसरा nucleotide present होता है नीचे, क्योंकि खूब सारे nucleotide की चेन होगी तब एक nucleic acid बनेगा. सपोज इस nucleotide के नीचे दूसरा nucleotide present है और उसका phosphate group फिफ्थ पोजिशन पे present है. So phosphate group जो फिफ्थ पोजिशन पे present है वो इसके थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा. एंड द बॉन्डिंग बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नोन एज द एस्टर बॉन्ड. और क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व है, सो विल कॉल इट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. देयर विल बी अ लिंकिंग एट विद बिटवीन OH ग्रुप एट 3 कार्बन एंड फॉस्फेट ग्रुप एट 5 कार्बन ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड, और ये एस्टर बॉन्ड बनाते हैं. क्योंकि फॉस्फेट है तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. और ऐसा चेन, क्योंकि 2 चेन्स होती हैं न्यूक्लिक एसिड में, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये बॉन्ड 2 तरफ बन रहा है, साथ साथ बन रहा है दोनों चेन्स पे. दैट इज़ वाई वी कॉल इट द डाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है बिटवीन द न्यूक्लिक एसिड. व्हेनेवर न्यूक्लिक एसिड इज फॉर्म, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है. नाउ न्यूक्लिक एसिड एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करते हैं, एंड डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो डबल हेलिकल मॉडल वो फॉर्म करते हैं. दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक. सो वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिकल मॉडल समझाया था, एक्सप्लेन किया था ऑफ डीएनए, दैट इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. एंड ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्चुअली हमें बता रहा है कि डीएनए में जो है वो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. देर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ polynucleotide. If you can see, there are 2 threads I have shown with 2 different colors, pink and green. So there are 2 strands of polynucleotide which are anti-parallel to each other. वो opposite direction में run कर रहे हैं. अगर आप polarity देखेंगे तो एक 5' 3' है, दूसरा 3' 5' है. Okay, so there are 2 strands of polynucleotide which are anti-parallel or opposite to each other. Then if you see कि जो backbone form हो रही है वो backbone form करता है हमारा शुगर एंड फॉस्फेट. वेर एज ये जो स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर अंदर बन रहे हैं, दीज आर द बेसिस जो आपस में पेयरिंग कर रहे हैं. ये 2 स्ट्रैंड्स जुड़ते कैसे हैं? इनके जो बेसिस अंदर प्रेजेंट है वो आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, और जब पेयरिंग हो जाती है तो ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ जाते हैं. सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि जो बैकबोन है यानी कि बाहर का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है शुगर और फॉस्फेट, वेयर एज द नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड. और वो नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? अडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, राइट. सो अडेनिन, नाउ अडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है. ए फॉर्म्स पेयर विथ टी. 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू ए टी के साथ बाइंड करता है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर फॉर्म करता है बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो ATGC याद रखिएगा. अडेनिन बॉन्ड्स विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन फॉर्म्स पेयर विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. और इसी को हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी बोलते हैं. दिस इज़ व्हाट वी कॉल कॉम्प्लीमेंटैरिटी. नाउ व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंटैरिटी? का मतलब है कि अगर हमें एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली वी नो कि अगर स्ट्रैंड पे ए प्रेजेंट है तो उसके ऑपोजिट वाले स्ट्रैंड पे ए के साथ क्या प्रेजेंट होगा? टी. एंड अगर सेकंड पोजीशन पे जी प्रेजेंट है तो जी के साथ पेयरिंग सी की होगी, तो ऑपोजिट स्ट्रैंड में सेकंड पोजीशन पे क्या होगा? सी. सो जब हमें एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है, हम दूसरे का सीक्वेंस प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल.
नाउ उन्होंने जो मॉडल दिया था, ये जो डबल हेलिकल मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, दैट वाज एक्चुअली गिवन फॉर बी डीएनए. वी हैव ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए. और जेड डीएनए यूनिक है क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड होता है. एंड बट जो वॉटसन एंड क्रिक ने हमें ये डबल हेलिकल मॉडल दिया था, ये कौन से डीएनए का है? दैट इज़ फॉर बी डीएनए. नाउ बी डीएनए की जो पिच है, पिच इज़, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो एक मेजर ग्रूव होता है, एक माइनर ग्रूव होता है. ग्रूव मीन्स गड्ढा. ये माइनर ग्रूव है, छोटा गड्ढा है. ये बड़ा गड्ढा है, मेजर ग्रूव है. सो दो माइनर ग्रूव या दो मेजर ग्रूव के बीच का डिस्टेंस, दैट इज़ नोन एज पिच. और पिच कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है. The pitch of the helix is 34 angstrom and the rise per base pair is 3.4. Now pitch में 10 base pairs होते हैं, 10 bases की pairing हो रही होती है. So हर basis पे कितना distance होगा? That is 3.4 angstrom. You can divide it, 34 angstrom divided by 10, that is 3.4. So the pitch of the helix is 34 angstrom and the rise per base pair is 3.4. नाउ हर टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं और हर स्टेप पे द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री. जो स्ट्रैंड टर्न कर रहा है, एक टर्न ले रहा है, 360 डिग्री का टर्न ले रहा है और उसमें 10 स्ट्रैंड्स हैं. तो पर स्टेप, हर स्टेप पर कितना टर्न ले रहा है? 36 डिग्री का टर्न ले रहा है. एंड द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स इज 2 एंगस्ट्रॉम. इस हेलिक्स की जो डायमीटर है वो एक्चुअली 2 एंगस्ट्रॉम है. नाउ वील टॉक अबाउट द डायनामिक स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म. डायनामिक स्टेट, डायनामिक स्टेट एक्चुअली क्या होती है? वो स्टेट जब हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती है. व्हेन आवर बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, इट इज़ शोइंग ट्रांजिशंस. वो ट्रांजिशन शो कर रही है, इट इज़ शोइंग सम सॉर्ट ऑफ लिविंग रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली. सो दैट इज़ द डायनामिक स्टेट और द मेटाबॉलिज्म. डायनामिक स्टेट इज़ व्हेन द बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ट्रांजिशन शो कर रही है, सम सॉर्ट ऑफ लिविंग रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस. एंड व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल द reactions that are taking place in our body. एंड हमारी बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो सारे बायोमोलिक्यूल्स किसी ना किसी स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उनकी एक रेंज स्पेसिफाइड है, उसमें प्रेजेंट होते हैं. ऑल द बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन. और ये कॉन्सेंट्रेशन की रेंज फिक्स होती है जो डिजीज़ की कंडीशन में वैरी कर जाती है सिर्फ. सो द बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक कॉन्सेंट्रेशन इन अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन विच में वैरी बट इन डिजीज़ कंडीशन. और उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, इट इज़ फिक्स्ड कि वो 4.5 to 5 मिलीमोल की रेंज में ही होगा. और वो कब चेंज हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ हो गई तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन वैरी करेगा, वो हाई हो जाता है. एंड हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इज ऑल्सो फिक्स, दैट इज नैनोग्राम पर ml. नाउ बायोमोलिक्यूल्स का एक टर्नओवर होता है, मतलब दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल. सपोज ए बायोमोलिक्यूल है तो वो कॉन्स्टेंटली बी में कन्वर्ट हो रहा है. नाउ एक सी बायोमोलिक्यूल भी है जो कॉन्स्टेंटली ए को बना रहा है, तो वो बी में कन्वर्ट हो रहा है और कंटिन्यूसली सी से बन भी रहा है. सो दिस इज वॉट इज नोन एज टर्नओवर. दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल एंड देयर इज येट अनदर बायोमोलिक्यूल विच इज फॉर्मिंग देम. सो इन टोटल हमें ये समझ में आता है कि मेटाबॉलिज्म इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जहाँ बायोमोलिक्यूल्स का चेंज हो रहा है फॉर्म का. और ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे? हाउ इज़ इट ब्रॉड अबाउट? व्हाट आर वी डूइंग इन एक्चुअली मेटाबॉलिज्म? बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो सकती है, किसी ग्रुप का रिमूवल हो सकता है, किसी ग्रुप का एडिशन हो सकता है. सो मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विच मे बी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, विच मे बी रिमूवल ऑफ ग्रुप, इट कैन बी एडिशन ऑफ ग्रुप. नाउ अगर एक सिंगल रिएक्शन हो रही है तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है. नाउ अगर खूब सारी रिएक्शंस हो रही हैं सीरीज़ में, सो वी कॉल इट metabolic pathway. When the metabolic reactions are linked in series, they are not occurring in isolation. बहुत सारी reactions एक साथ हो रही हैं, so we call it metabolic pathway. Now characteristic features समझने हमें metabolic pathway के, that they are like automobile traffic. जिस तरह से आप सड़क पर जाते हो on the road and you see a lot of traffic crisscrossing each other from different direction, उसी तरह से metabolic reactions भी आपस में linked होती हैं, एक automobile traffic की तरह होती हैं. They are crisscrossing each other and they can be linear. अगर आप glycolysis को देखोगे तो वो स्ट्रेट वे में रिएक्शंस होती जा रही हैं एक के बाद एक, वेराज क्रेब्स साइकिल में सर्कुलर वे में रिएक्शन हो रही है. सो लीनियर पाथवे भी हो सकता है, सर्कुलर पाथवे भी हो सकता है. लीनियर का एग्जांपल इज ग्लाइकोलिसिस एंड सर्कुलर का एग्जांपल इज क्रेब्स साइकिल. नाउ
ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है इसमें सपोज ग्लाइकोलिसिस में 10 रिएक्शंस हैं. सो हर रिएक्शन का एक डेफिनेट स्पीड है, एक डेफिनेट डायरेक्शन है. देयर इज़ अ डेफिनेट रेट एंड देयर इज़ अ डेफिनेट डायरेक्शन इन ईच ऑफ द रिएक्शन. फॉर ईच ऑफ द रिएक्शन देयर इज़ अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन. नाउ एवरी रिएक्शन इज़ अ मेटाबॉलिक इन अ मेटाबॉलिक पाथवे इज़ अ कैटालाइज्ड रिएक्शन. मेटाबॉलिक पाथवे में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो कैटलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं. मतलब हर रिएक्शन पे, ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स हैं, 10 रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, तो हर स्टेप पे कैटलिस्ट आएगा. एंड इनसाइड अ लिविंग सिस्टम कोई भी अनकैटलाइज रिएक्शन होती ही नहीं है. मतलब एक लिविंग सिस्टम के अंदर सपोज हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व है. देयर इज़ नो अनकैटलाइज रिएक्शन इन अ लिविंग सिस्टम. दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड ये एक डायनामिक स्टेट है जहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटलिस्ट. जब भी कोई हम केमिस्ट्री लैब में वर्क करते हैं, हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं. नाउ जो लिविंग रिएक्शंस यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उनको कैटलाइज करते हैं, दे आर बायो कैटलिस्ट. सो जो कैटलिस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट बढ़ा रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं और प्रोटीन्स के बने होते हैं, वी कॉल देम बायो कैटलिस्ट और एंजाइम्स. दे आर द वंस विच वी कॉल एंजाइम्स और वो बायो कैटलिस्ट होते हैं. वेराज केमिस्ट्री में जो कैटलिस्ट हम पढ़ते हैं वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं. Now role of metabolism. Metabolic reactions दो टाइप की होती हैं, anabolic and catabolic. Anabolic का other name is biosynthetic and catabolic का other name is degradation reaction. एनाबॉलिक में एक्चुअली क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर्स, खूब सारे सिंपल स्ट्रक्चर्स मिलके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. सपोज एसिटिक एसिड फॉर्म्स कोलेस्ट्रॉल. एक सिंपल स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है. नाउ इसे हम बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं. फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, सिंपल स्ट्रक्चर CO2 H2O मिलके फॉर्म कर रहे हैं C6H12O6. सो दैट इज़ एक्चुअली व्हाट पाथवे, दैट इज़ एनाबॉलिक रिएक्शन. नाउ डिग्रेडेशन या कैटाबॉलिक रिएक्शन, जब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है टू फॉर्म अ सिंपल स्ट्रक्चर, दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज और उसी से मसल क्रैम्स होते हैं. दैट लीड्स टू द मसल क्रैम्प, क्योंकि जब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है तो इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्स होते हैं और ये तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं. सो वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि जब एनाबॉलिक रिएक्शन होती है तो वहाँ पे खूब सारे स्ट्रक्चर मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, तो वहाँ पे बॉन्ड बनाना है. बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी लगती है, तो सर जब एनर्जी लग रही है सो एनाबॉलिक रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. व्हेयरएज कैटाबॉलिक रिएक्शंस में बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है और बॉन्ड का ब्रेकडाउन करने में एनर्जी रिलीज होती है, सो दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एनाबॉलिक आर एंडोथर्मिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप मेटाबॉलिक रिएक्शन है जहाँ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू पायरुविक एसिड. सो ये एक तरह का कैटाबॉलिक रिएक्शन है. नाउ ये जो एनर्जी रिलीज होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन में, इसे कैप्चर कर लिया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ ATP. और ATP एनर्जी करेंसी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. हमने कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन किया और उससे एनर्जी रिलीज़ हुई. अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है इसे हम स्टोर करके रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ATP, एनर्जी करेंसी के फॉर्म में. नाउ कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन को लिंक करता है ये ATP. इट इज़ अ लिंक बिटवीन द कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन. हाउ, कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई, बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, एनर्जी रिलीज़ हुई, उस एनर्जी को स्टोर कर लिया ATP के फॉर्म में. अब एनाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, उसको करने के लिए यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है. सो नाउ ये ATP इस रिएक्शन में यूज अप हो गया. सो मिला था कैटाबॉलिक रिएक्शन से, यूज अप हो गया एनाबॉलिक रिएक्शन में. सो दिस इज़ हाउ ATP फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस. Now on your screen you are able to see ATP structure. You will see the ATP structure. आप ATP का structure देख पा रहे होंगे. So what is happening in this ATP structure? You can see sugar and adenine and we see 3 phosphate bonds. 3 phosphate groups हमें दिख रहे हैं. Now जब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ये बॉन्ड में मैक्सिमम एनर्जी होती है.
जो सबसे दूर वाला बॉन्ड है, एंड फिर इसमें थोड़ी कम एनर्जी होती है एंड सबसे कम एनर्जी होती है इस वाले में। सो जब भी हमें एटीपी से एनर्जी चाहिए होती है तो हम ये लास्ट वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं हमेशा। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम एटीपी को जब ब्रेक डाउन होता है तो वो एडीपी और आईपी में होता है, मतलब ये जो लास्ट वाला फॉस्फेट ग्रुप है इसको हटा देते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे 2 हाई एनर्जी बॉन्ड है और 1 लो एनर्जी बॉन्ड है, ये आपको याद रखना है कि इन एटीपी देयर आर 2 हाई एनर्जी बॉन्ड एंड देयर इज़ 1 लो एनर्जी बॉन्ड। सो ज़्यादातर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर हम ये 2 बॉन्ड्स ब्रेक कर देते हैं, पर ये नहीं ब्रेक करते क्योंकि इससे हमें कोई खास एनर्जी मिलती नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट द लिविंग स्टेट, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कभी भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे वर्क परफॉर्म नहीं किया जा सकता। वेराज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, सो दे कैन नॉट रीच इक्विलिब्रियम। सो अल्टीमेटली लिविंग स्टेट क्या है? लिविंग स्टेट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है, सो दैट दे कैन परफॉर्म वर्क। अंडरस्टूड? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है क्योंकि इक्विलिब्रियम की स्टेट पे तो वर्क हो ही नहीं सकता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंजाइम्स। सारे के सारे एंजाइम्स ऑलमोस्ट प्रोटीन्स के बने होते हैं, बट राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का बना है। प्रोटीन्स की तरह एंजाइम्स भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, बट यहाँ पे जो एंजाइम्स का टर्शरी स्ट्रक्चर है वो अपने आप को फोल्ड करके क्रिविक्स या पॉकेट्स फॉर्म करता है, दैट इज़ नोन एज एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट इज़ द पॉकेट ऑफ एंजाइम जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस है, वो केमिकल है जिसको ब्रेक डाउन करेगी एंजाइम, जिसके ऊपर रिएक्ट करेगी, वो सबस्ट्रेट होता है। ओके, सो व्हाट इज़ हैपनिंग, जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का वो अपने आप को फोल्ड करके क्रिविक्स या पॉकेट बनाता है, जिसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं। और एक्टिव साइट पर ही, एक्टिव साइट वो साइट होती है, वो पॉकेट होती है एंजाइम की जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है या फिट करता है। सो नॉर्मली हमने कैटलिस्ट तो पढ़े हैं केमिस्ट्री में भी। नाउ अब इसमें और उन कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस ये है कि वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं और एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट होती हैं। एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पे एफिशिएंटली वर्क करते हैं। जो हम केमिस्ट्री लैब में कैटलिस्ट यूज़ करते हैं यानी कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, वो हाई टेम्परेचर पे एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, बट ये एंजाइम्स जो बायो कैटलिस्ट हैं, जो लिविंग रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं, वो हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर हमने 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर किया, दे गेट डिस्ट्रॉयड। नाउ देयर इज़ एन एक्सेप्शन इन दिस पॉइंट ऑल्सो, इस पॉइंट में भी हमारे पास एक्सेप्शन है। जो एंजाइम्स थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करी जाती है, फॉर एग्जांपल आर्कीबैक्टीरिया जो एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से जो एंजाइम निकाली जाती है वो हाई टेम्परेचर पर भी एफिशिएंटली वर्क करती है, दैट इज़ 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पर भी आराम से वर्क करेगी। इसका मतलब जो एंजाइम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट की जा रही है उनका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? दे आर हीट स्टेबल, दे हैव थर्मल स्टेबिलिटी। नाउ अनदर पॉइंट रिगार्डिंग रिएक्शन एंड एंजाइम इज़ कि हर रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है या हाफ हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे सो रेट 2 टाइम्स हो जाएगा, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे सो रेट हाफ हो जाएगा। सो विद एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन द रेट आइदर डबल्स और रिड्यूसेस टू हाफ। देन वी हैव अनदर पॉइंट स्टेटिंग कि जो कैटलाइज्ड रिएक्शन का स्पीड है और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की स्पीड है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। कैटलाइज्ड रिएक्शन की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल। हमारे सामने एक रिएक्शन है CO2 + H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज गिव H2CO3। नाउ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज़ द फास्टेस्ट एंजाइम जो कि हमारे RBC और प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। We'll talk about it in other chapters. Now here what you have to see कि जब हम इस रिएक्शन को एंजाइम के बिना कर रहे थे परफॉर्म तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे कार्बोनिक एसिड के, एंड जब हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज़ किया देन 6 लाख मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड। दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ जब हमने एंजाइम यूज़ करी तो इतना फास्ट हो गई ये रिएक्शन। सो दिस इज़ द डिफरेंस यू हैव टू सी कि कैसे कैटलिस्ट यूज़ करने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है।
एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट पॉसिबल हैं. ग्लाइकोलिसिस को ले लीजिए, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को ले लीजिए. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नॉर्मली हमें पायरुविक एसिड दे रहा था ऑक्सीजन प्रेजेंट की कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में. जब एनएरोबिक कंडीशन हुई, थोड़ी ऑक्सीजन कम हुई, तो लैक्टिक एसिड मिलने लगा. एंड यीस्ट की बॉडी में यानी कि फर्मेंटेशन होने लगा तो हमें इथेनॉल मिलने लगा. सो अलग अलग कंडीशन में ऑक्सीजन थोड़ी कम, ऑक्सीजन नॉर्मल तो पायरुविक एसिड, ऑक्सीजन थोड़ी कम तो लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन है ही नहीं तो एथेनॉल. सो इन डिफरेंट कंडीशंस मेटाबॉलिक पाथवे में अलग कंडीशंस में अलग प्रोडक्ट पॉसिबल है. नाउ वी विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम एक्शन कैसे करती है. नाउ एंजाइम एक्शन समझने के लिए वी नीड टू सी द फ्लो चार्ट कि सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करती है, सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइड पे बाइंड करती है और फिर बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वो टाइटली बाउंड कर जाता है. उसके बाद ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है. एंड देन एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देती है और एंजाइम अपने आप को फ्री कर लेती है नेक्स्ट रिएक्शन के लिए. सो व्हाट वी गॉट टू नो फ्रॉम दिस कि एंजाइम सिर्फ रिएक्शन की रेट को चेंज करती है, रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस करती है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. वो अपने आप को कंज्यूम नहीं करती, यूज़ नहीं करती है रिएक्शन में. राइट नाउ दो ट्रांजिशन स्टेट या दो इंटरमीडिएट स्टेज हमें दिखाई दे रही हैं, दैट इज़ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है. एंड वी नीड टू नो कि जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है क्योंकि उनके पास बहुत हाई एनर्जी होती है. दिस यू नीड टू नो. ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट आर अनस्टेबल बिकॉज दे हैव हाई एनर्जी. And you have a graph in front of you which is going to tell you a lot. Now हमने सबस्ट्रेट लिया और फाइनली वो बना रहा है प्रोडक्ट, बट एक जगह हमने एंजाइम यूज़ किया, एक जगह हमने एंजाइम यूज़ नहीं किया. नाउ अगर हम ये देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो एक्स एक्सिस पर हमने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन शो किया है, रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस हो रही, क्या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट से इंटरमीडिएट स्टेज आई, ट्रांजिशन स्टेज आई, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बना. एंड वाई एक्सिस पर हम पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहे हैं. सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा थी और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी एनर्जी कम है. सो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट जो हमें बन के मिल रहा है उसमें एनर्जी कम है. इसका मतलब एनर्जी रिलीज़ हो रही है. ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. सिंस प्रोडक्ट हैज़ लेस एनर्जी फ्रॉम द सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी, सबस्ट्रेट के पास ज़्यादा थी, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज़ हो गई. सो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इस ग्राफ को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. नाउ इफ़ यू सी कि सबसे टॉप पर हाईएस्ट एनर्जी है और हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है, इंटरमीडिएट कंडीशन की, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट की, इंटरमीडिएट स्टेट की. सो टीएस ट्रांजिशन स्टेट इज़ हैविंग, ये जो पीक है ये एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज़ हैविंग द हाईएस्ट एनर्जी. नाउ वी आर सीइंग ये जो पीक है, जो हमारे सबस्ट्रेट से लेके इनिशियल स्टेज से लेके जो ये पीक है, ये डिस्टेंस है एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस टू अंडरगो अ रिएक्शन. वो तभी कोई रिएक्शन परफॉर्म कर पाएगा जब उसके पास वो मिनिमम एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी. एंड एंजाइम्स, अगर हम एंजाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा लेंथ है. इस पिंक वाले ग्राफ को अगर देखते हैं, और अगर हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं यानी कि ये पर्पल वाला ग्राफ देखते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है. इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है दैट एंजाइम किस तरह से फंक्शन करते हैं. एंजाइम फंक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. सो अगर हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और अगर हम एंजाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी ज़्यादा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोफैक्टर्स. कुछ एंजाइम्स सिर्फ प्रोटीन्स की बनी होती हैं जिन्हें हम सिंपल एंजाइम्स बोलते हैं, वेरास कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दो पार्ट्स की बनी होती हैं एंड दे आर कॉम्प्लेक्स एंजाइम, होलो एंजाइम. प्रोटीन पार्ट को हम एपो एंजाइम बोलते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर. और यही कोफैक्टर एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बनाता है, उसे कैटलिस्ट की तरह फंक्शन करने के लिए एक्टिवेट करता है. सो प्रोटीन पार्ट इज़ एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ कोफैक्टर. नाउ कोफैक्टर की 3 कैटेगरीज होती हैं. वन इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप, द अदर वन इज़ कोएंजाइम एंड द थर्ड वन इज़ मेटल आयन. प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है प्रोटीन पार्ट से, कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है. नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप
अगर प्रोटीन पार्ट से टाइटली बाउंड होता है, सो वी कैन से कि ये कहाँ बाइंड होता होगा, एक्टिव साइड पे बाइंड होता होगा, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्टिव साइड का पार्ट है. इट मेक्स अप द एक्टिव साइड जिस पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है. सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये टाइटली बाउंड होता है प्रोटीन पार्ट से, और ये एक्टिव साइड फॉर्म करता है. कैटालेज और पेरोक्सिडेज एंजाइम में जो हीम है दैट इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप that is making up the active site. Example is important. Now coenzyme, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर ये एंजाइम से प्रोटीन पार्ट से लूजली बाउंड है और ये कई रिएक्शंस में सर्व करता है, क्योंकि टाइट एसोसिएशन नहीं होता है तो कई एंजाइम्स में सर्व कर देता है. नाउ कोएंजाइम एक्चुअली बहुत सारे जो विटामिन्स होते हैं वो कोएंजाइम फॉर्म करते हैं, लाइक NAD, NADP, दीज आर द कोएंजाइम्स एंड दे कंटेन नियासिन विटामिन. ये नियासिन विटामिन बनाते हैं. सो कोएंजाइम्स ज़्यादातर कौन फॉर्म करते हैं, विटामिन्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटल आयन. मेटल आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट. ये मेटल आयंस एक्चुअली एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का भी काम करते हैं. एंड हाउ डू दे डू इट, वो एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के लिए जिस तरह से जिंक आयन प्रेजेंट होता है और उसको एक्टिवेट करता है. And the important point that you need to know कि catalytic activity of enzyme is lost अगर हम कोफैक्टर को रिमूव करेंगे. अगर हम एंजाइम से कोफैक्टर हटा देते हैं सो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, वो कैटलिस्ट की तरह फिर काम नहीं कर सकती. एंड द लास्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, दे आर टेम्परेचर एंड pH. हर एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या pH पे, और वो इस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH होता है. एंड उस ऑप्टिमम टेम्परेचर और pH से अबव या बिलो अगर हम उससे ऊपर जाएंगे या उससे नीचे जाएंगे तो जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन कर जाती है, वो उस तरह इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती है. लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाती है और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाती है. अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो पीक पर उसकी एक्टिविटी है, यानी कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और pH पे वो अपनी एक्टिविटी शो कर रही है, उससे नीचे भी उसकी एक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है, उससे आगे भी उसकी एक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है. So this was all about biomolecules. Thank you.